आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़े क्या वैष्णवी? वहाँ पे टाइमिंग के साथ सब कुछ मेंशन्ड है। यस मैम। तो फिर now nobody will speak. We are going to start our topic. Please mute your mics, everyone. Okay. So our today's topic is domestication. We have discussed about its definition in the yesterday's class. What is domestication? It is a name given to the process in which people grow plants and look after animals. यानी ऐसा taming animals. Ma'am means taming animals. Domestication means taming animals. Taming animals as well as growing plant. Both the processes are included in domestication. Okay, not only taming animals. Read the sentence carefully. Sentence क्या कह रहा है? Here it is. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. Okay? Now, very Ma'am, I have underlined it. Yes, very good. आप सभी बच्चे अंडरलाइन कर सकते हैं. मैंने आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करवा दी थी डेफिनेशन. Now nobody will speak. कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा जब तक मैम आपको कुछ बोलने के लिए नहीं कहेंगी. Otherwise, I will remove you from the class. Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to diseases. यानी जैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने जैसे ही डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली दे कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द वाइल्ड वंस एंड द पेट वंस. ओके, पेट एनिमल्स एंड जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके बीच में उनको डिफरेंस समझ में आया. इसीलिए वो क्या करने लगे, प्लांट्स और एनिमल्स का सिलेक्शन करने लगे कि जिनको वो डोमेस्टिकेट कर सकते हैं. लाइक अगर प्लांट्स की बात करें, बीज, ठीक है, जो बीज है उनको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ दे डोंट फियर एनी ग्रेन. बीज पे हमें कोई ग्रेन्स नहीं मिलते, इसमें कोई भी इंडिविजुअल पार्ट नहीं है. तो दे आर सेलेक्टिंग द प्लांट which bear grains, जिनके ऊपर कुछ अनाज या कुछ दाने जो कि एज अ फूड वो यूज कर सकते हैं वो लगे होते हैं. ऐसे प्लांट्स को वो यूज करते हैं फॉर डोमेस्टिकेशन. ओके, और जो जेंटल, जिनका बिहेवियर जेंटल है, द एनिमल्स व्हिच आर नॉट वाइल्ड, उनको चूज किया जाता है फॉर टेमिंग. ओके, फॉर एग्जांपल दे सेलेक्ट दोस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. यानी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का वो सिलेक्शन करते थे जिन्हें कोई प्रॉपर्ली नहीं आ रही है. वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ रही है. Ma'am, your voice is very clear. Voice is clear. Ma'am, everything is clear. All is clear, ma'am. बेटा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा. मेरे यहाँ से तो सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा माइक बिल्कुल सही काम कर रहा है. Wait for 1 or 2 minutes, it will be clear to you. Your voice is clear. Okay, so they are selecting the plants and animals who that are free from disease. यानी जिन्हें कोई भी डिजीज ना हो, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को ये लोग सिलेक्ट करते हैं फॉर डोमेस्टिकेशन. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. यानी plants को selection ये कैसे कर रहे हैं, ऐसे plants जिनमें large size के grains हो, यानी जिसमें जो दाने होते हैं वो कैसे हो, large size के हो. Okay, like wheat है, barley है, these kinds of plants they are selecting and they have strong stalks. यानी उनकी जो डंठल होता है वो भी क्या हो, strong हो. इतना strong कि जो ripened grain है उसका weight वो लोग वो plant जो है क्या कर सके, easily hold कर सके. Like just suppose ये plant है, wheat plant obviously सभी ने देखा होगा. तो ये strong होता है, इसका डंठल होता है, इसके ऊपर क्या, ओके, गेहूं की दालियां जिसे हम कहते हैं वो होती है. जब ये जाती है तो इनमें क्या होता है, वेट आ जाता है. ठीक है, तो ये इस तरह से नीचे टिल्ट हो जाता है, इस तरह से नीचे की तरफ झुकना शुरू हो जाता है. बार्ली का मीन्स होता है जौ, अनाज है एक तरह का. जौ का आटा आपने सुना होगा, है ना, राजस्थान
पाकिस्तान में तो फेमस है। ओके, तो सेलेक्ट करते थे which have strong stalks to bear the weight of this cycled grain. ओके, ताकि इसका जो वेट है ये स्टॉक इजीली बियर कर सके, होल्ड कर सके। Capable of bearing the weight of Now yes, प्लीज बेटा ध्यान रखो इस चीज का कि आपका माइक जो है ऑन ना रहे। आप थोड़ा सा भी अगर बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, फिर मैं सर्च करने लगती हूँ कि किस बच्चे का माइक ऑन है, और इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम फॉर योर डाउट्स, डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कि मैम मैंने डाउट नहीं पूछा या मैम आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया। अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पेंसिल से नोट डाउन कर लो, जब हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, बीच में मत बोलो आप। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same quality. यानी जिन प्लांट्स का इन लोगों ने सिलेक्शन किया है उनको क्या करते हैं, ये प्रिजर्व करके रखते हैं उनके सीड्स को, so that they can sow that in the नेक्स्ट ईयर भी उसी तरह के ग्रेन्स, उसी क्वालिटी के ग्रेन्स इनको दोबारा मिल सके। Amongst animals, those that are typically gentle are selected for breeding. As a result, gradually domesticated animals and plants become different from wild animals and plants. ब्रीडिंग के लिए भी जेंटल एनिमल्स को प्रेफर करते थे, जिनका बिहेवियर जेंटल है, जो वाइल्ड नहीं है, ऐसे एनिमल्स को सिलेक्ट करते थे ये फॉर ब्रीडिंग प्रोसेस। और जैसे जैसे टाइम स्पैन बीतता गया, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो उनका बिहेवियर वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स से बहुत डिफरेंट हो गया। For example, the teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those of the domesticated animals. यानी जो एनिमल हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं और एक एनिमल जो कि वाइल्ड एनिमल है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होने लगे। फॉर एग्जांपल जो टीथ है, टीथ का जो साइज है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल का क्या होगा, थोड़ा स्मॉल होगा, यानी छोटा होता है, जबकि जो वाइल्ड एनिमल्स है उनका their teeth are compared big in size as compared to the domesticated animals. Okay, इनका जो teeth का size है वो बड़ा होगा, इनका small होगा। Why? What is the reason? क्योंकि जो domesticated animals है वो जो humans है उन पे dependent है। अगर हमने उनको domesticate किया है तो हम उनको एक particular time पे ही खाने के लिए उनको खाना देंगे या ग्रासलैंड में भेजेंगे, जो भी है, ठीक है। यानी इनके लिए हर चीज का एक टाइम क्या करते हैं, मैनुअली फिक्स कर दिया जाता है, जबकि वाइल्ड नहीं है। ओके, दे लिव इन फॉरेस्ट एंड दे आर फ्री टू डू देयर एक्टिविटीज। Big canines of wild animals. Yes, domestication started 12,000 years ago. Very good. Yes, you can rejoin. इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। अगर आपको एरर है या वीडियो पॉज हो रही है, नेटवर्क इशू है, तो यू कैन rejoin the class. Yes, sure, I have checked your answer. Wild animals have sharp teeth. Very good. So these are some changes or differences these people can see. Wild animals. Domestication करने से इनको ये इनका पता चला डिफरेंस होता है, इनके फूड हैबिट्स में भी कितना डिफरेंस होता है। लुक एट दीस टू सेट्स ऑफ टीथ, व्हिच डू यू थिंक belong to a wild pig and which to a domesticated one? Now you can see the picture here also. ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, this is the picture of the teeth, two sets of teeth. One is belongs to the wild animal, wild pig, and the next one is of the domesticated one. Now what do you think? जो पिक्चर है इसमें कौन सा जो टीथ है वो वाइल्ड पिग का है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड का है? And big teeth was of the wild pig and the small teeth was of the domesticated pig. Very good, शौर्य। पलक सेनी आप बोल के बता सकते हो बेटा। Very good.
So okay. Ma'am, bigger teeth is of wild and मैम बड़ा तीन जो है वो वाइल्ड एनिमल का है, जो स्मॉल है वो डोमेस्टिक एनिमल का है. Yes. So the teeth you can see here, which is big in size, belongs to the wild. Okay, ये wild pig का है और जो small size का teeth है, that belongs to the domesticated pig. Okay, so this is the difference you can see here. Next, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. It began around 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. यानी कि domestication है वो बहुत long procedure है. Okay, just imagine if the early humans did not know the process of domestication, if they are not aware about the food growing processes, then can we think of these kind of processes today? क्या आज हम इनके बारे में जान पाते? नहीं जान पाते. जो domestication process है बहुत सालों से चलता, जैसे जैसे ह्यूमंस को एक्सपीरियंस हुआ उसने अपने अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर दिया. तो आज जो हमारे पास जो रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का, वो काफी टाइम से चलता हुआ एक लॉन्ग प्रोसेस है. ओके, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर wheat and barley. This is the important one. You can underline this sentence. जो अर्लीस्ट प्लांट्स थे, सबसे पहले जिनका डोमेस्टिकेशन हुआ, that are wheat and barley. मैम वर्चुअली मींस क्या होता है? Virtually means जो चलता है काफी टाइम से. Virtually all the plant produce that we use. यानी कि आज अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो किसका रिजल्ट है? वो डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है. ठीक है, लोगों ने इनको डोमेस्टिकेट किया. इनके जो ईटेबल प्रोडक्ट्स है लाइक एग है या मिल्क है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट दिस थिंग कैन बी यूज्ड एज अ फूड. इसको हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं. इसीलिए तो आज हम इन चीजों को यूज कर पा रहे हैं. ओके, सो जो अर्ली प्लांट्स थे domesticated are wheat and barley. Wheat means गेहूं and barley means jaw. The earliest domesticated animals include sheep and goat. इनको भी domesticate किया गया था in the earliest times. So I hope this topic of domestication is clear to everyone. Now you can ask the doubts if you have any. आप इस topic में से कोई doubt? क्लियर मैम. यस मैम. नो मैम. Because they eat flesh, others to it. Yes, Priti Soyal, correct one. Okay, no. Now coming to the next topic, a new way of life. Now what happened? Human जो है उसने फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन चुका है. ठीक है, तो अब उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हमने पहले भी डिस्कस किए थे. लाइक he started a settled life. उसने settled life स्टार्ट करी. he choose agriculture. उसने एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट दिखाया. these kinds of differences happened in the early times. इस तरह के चेंजेस होने की वजह से जो अर्ली ह्यूमंस है, they started living a new way of life. उन्होंने न्यू लाइफ न्यू एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, some cases years. यानी हमने पहले भी पढ़ा था एग्रीकल्चर अगर हमें करना है, हमें उसका रिजल्ट भी यूज करना है कि उसका क्या रिजल्ट आया, हमें उसका बेनिफिट चाहिए, तो हमें इस जगह पे कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा. चाहे कुछ दिन हो, चाहे कुछ वीक्स हो, या फिर कुछ मंथ्स हो, या फिर ईयर्स ही क्यों ना हो. लेकिन अगर हमने वहां पे सीड ग्रो किए हैं, उस सीड को प्लांट करने में क्या लगेगा? It will take time. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, feeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. यानी कहीं पे भी एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें लॉन्ग टाइम तक वहीं की जगह पर सेटल रहना पड़ा. वहां उन्होंने प्लांट्स की देखभाल की, they used to water them.
काला पिटा ओके सो एक ही जगह पे जहां उसने सीड्स ग्रो किए हैं वहां उसने प्लांट्स की देखभाल की, उनको वाटर किया, इरिगेशन किया, वीडिंग की, वहां एनिमल्स और बर्ड्स को वहां से दूर किया, भगाया कि इनका जो फसल है, उनकी जो क्रॉप्स है उनको नष्ट ना कर दे। तो इस तरह की चीजों के लिए उसे जो अर्ली ह्यूमन है दे हैज टू बी सेटल्ड इन वन प्लेस, उनको एक ही जगह पर रहना जरूरी हो गया। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और जो भी प्रोडक्शन वो करते थे उस ग्रेन को वो बहुत ही केयरफुली यूज करते थे, क्योंकि जो भी सीड्स वहां से उनको ऑब्टेन होंगे दे हैव टू यूज दैट सीड टू दी फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो, अगले साल या अगली फसल के लिए भी उन्हें उन्हीं सीड्स को यूज करना था। So there is a picture ways in which grains was used, किस तरह से जो grains हैं इनका use होता था, as seed, as food, as gift and stored for food. So these are some ways in which grains were used. Now coming to the next one, next page. Grain had to be stored for both food and seed. People had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wood baskets or dug pits into the ground. अब उनको क्या करना था, ग्रेन्स को नेक्स्ट ईयर के लिए भी यूज करना था। they have to preserve seeds so that they can sow these seeds to the for the next year also. अब उन सीड्स को बचा के रखना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो उस समय लोगों ने क्या किया, स्टोर करने के they were thinking about some different ways, किस तरह से हम इन सीड्स को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके, इनको स्टोर कर सके। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एरियाज में जो है जो हमारे आसपास है उन्हें बहुत सारी, जो आप पेज पढ़ा रहे हो वो मेरी बुक में नहीं है। ये पेज आपकी बुक में नहीं है? नो मैम। आगे पेज नंबर बोल दूंगी। ऐसा कैसे हो सकता है, किसकी बुक में नहीं है? मैम वे टू लाइफ है ना, न्यू वे टू लाइफ। यस yes Akshita, this is the topic name is a new way of life। ये टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है? मैम ये तो सब चैप्टर 3 में है। अरे बेटा स्टार्टिंग में भी ये चीज क्लियर हुई थी हमारी में तो है मैम, है ओके मैम मेरी में भी है। ओके फर्स्ट मैम चैप्टर 3 में है ये तो। मैम है एडिशन कौन सा है वैष्णवी दीक्षित, आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसमें एडिशन कौन सा है? ये आप देख पा रहे हो, यहाँ मेरी टेक्स्ट बुक के नीचे 2020 और 21 लिखा है, दैट मींस दिस इज द लेटेस्ट एडिशन। अभी जो एनसीईआरटी ने निकाला है ये लेटेस्ट एडिशन है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है दैट मींस आपकी टेक्स्ट बुक पुरानी है। ओके मैम मेरी टेक्स्ट बुक पुरानी है। यस मैम मेरे को मिल गया। ओके ठीक है, मिल गया। नाउ let's begin with the continue with the topic. Yes, as grain had to be stored for both food and seeds, people had to think of ways of storing it. यानी food जो seeds है उनको हमें जो grains है उनको हमें food के लिए हम उसको यूज करें, इसके लिए भी प्रिजर्व करना था। एंड we are going to use them as seed, यानी सीड्स की तरह भी हमें उनको यूज करना है। इसीलिए लोगों ने क्या सोचना शुरू किया, उनको स्टोर करने के तरीके खोजे, या उन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि क्या बनाए, क्ले पॉट्स, मिट्टी के घड़े जो होते हैं बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाए फॉर स्टोरिंग फूड और फॉर स्टोरिंग ग्रेन। नेक्स्ट वन वो बास्केट्स, यानी आपने देखा होगा बैम्बू स्टिक्स जो होती है बिल्कुल पतली पतली सी, उनको बुनकर एक लकड़ी की टोकरी जैसी बनाई जाती है। आज भी आप देख सकते हैं विलेज एरियाज में आपको देखने को मिलेगी इस तरह की वो बास्केट जो होती है, या फिर वुडन बास्केट आप कह सकते हो, जो कि लकड़ी बैम्बू स्टिक्स जो बेसिकली होती है उसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी बास्केट भी यूज की जाती थी, इसको हम सिंपली कह सकते हैं वुडन बास्केट।
These baskets are also used for storing grains. Next one is dug pits into the ground. यानी मिट्टी में बड़े-बड़े गड्ढे खोदकर उनमें भी क्या करते थे ये लोग? स्टोर करते थे अपने ग्रेन्स को for the later use. Now there is a question for you. Do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Give reasons for your answer. मैम मैंने ट्रू फॉल्स में पढ़ा था तो उसमें तो फॉल्स दे रखा था, उनमें बोला था कि हंटर गैदर्स में मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती पॉट्स करने की। ओके ठीक है। कोई और बच्चा आंसर देना चाहेगा? यस मैम, जब तो भी नहीं होते थे। Firstly, Vihan will answer. Yes, Vihan, give reason for your answer. You are saying no, hunter-gatherers did not use these pots. So what is the reason behind this? Vihan? Ma'am, because they have nothing knowledge. Wait for some time. I am asking to Vihan now. Repeat the question. The question is, do you think hunter-gatherers would have made and used pots? ये जो मिट्टी के घड़े थे, क्या hunter-gatherers इसे यूज करते थे? Okay, Vihan is saying because they don't know how to make. Okay, ठीक है. Any other student? Okay, Justin will answer. Yes, Justin. Ma'am, please repeat the question. Question is, do you think hunter-gatherers would have made and used pots? Yes, Justin. Justin, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Now tell me the answer. मैम क्योंकि वो हंटर गैदरर्स थे इसलिए वो पॉट यूज किया करते थे। क्योंकि वो hunter gatherers थे, इसीलिए वो pots यूज किया करते थे. Ma'am, can I tell? Yes, Ishita. Because they were food gatherers, not food producer. They did not have large quantity of grains as a producer from agriculture. Yes, very good. This is the correct answer. Yes, Ishita, very good. Well done. So, students, we are talking about hunter gatherers, not food producers. Hunter gatherers क्या करते थे? To fulfill their food requirements, they just gather food. वो food इकट्ठा करते थे या फिर animals को hunt करते थे. ठीक है? लेकिन जो food producers हैं, उनको क्या जरूरत थी? They need to preserve their grains. तो grains उन्होंने उगाए, उनको नेक्स्ट ईयर एज अ फूड यूज करने के लिए या फिर उन्हें फीड यूज करने के लिए उनको पॉट्स की जरूरत पड़ी. अब हंटर और गैदरर्स के पास कोई ग्रेन्स नहीं थे, उन्होंने कोई अनाज नहीं उगाया, तो उनको क्या जरूरत थी फिर पॉट्स की? उनको जरूरत नहीं थी. तो दैट मींस नो, हंटर गैदरर्स वुड नॉट हैव मेड सच और यूज सच पॉट्स. ओके, इसका आंसर ये होगा. आई आंसर्ड प्रॉपर्ली. Okay, now coming to the next topic, storing animals. This one is the interesting one. Storing animals. Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Okay, so animals को किस तरह से उन्होंने यूज किया? They are using animals to obtain animal products like milk, meat है, and because they are also an important source of food. Okay. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? Ma'am, can I answer? Wool. Okay. Wool. Any other? Wool. Ma'am, honey. Ma'am, can I? Honey. Okay. Ma'am, cow for Ma'am, milk. eggs. अरे Ma'am, very cow good.
एग्स भी मिलते हैं एग्स। मैम सिक्योरिटी, मैम सिक्योरिटी, Yes, ma'am. Stop talking. No, nobody will answer. First, read the question carefully. Question क्या पूछ रहा है? Question is asking apart from food. Food के अलावा. मैम कैन आई आंसर? Ma'am, can I answer? No, Ishita. मैम कैन आई आंसर? Ma'am, मैम कैन आई आंसर? For making clothes. Yes, Anshul. Anshul is giving the answer. Yes, Anshul. Give your answer. Anshul, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Yes. Now, tell me. Used for making clothes. थोड़ा जोर And से bones बोलो. for making tools. Yes, very good. This is the correct one. That animal skin. We get animal skin from these animals. Use that. मैम कैन आई आंसर? Okay? Yes, ma'am. Animal fur. Yes, Dijjot. मैम सिक्योरिटी के लिए? ये सिक्योरिटी के लिए ठीक है. मैम आपने डोमेस्टिकेशन वाला टॉपिक पढ़ा दो ना, ये मेरे 3rd चैप्टर में। फिर वही बात हो रही है. हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे. पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. ओके, तो गार्ड देम, गिव देम सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन. ओके, नेक्स्ट वन is used to make tools. The most important thing they are discussed in the whole chapter. Okay, तो फूड के अलावा हमें ये कुछ चीजें हैं जो कि एनिमल से मिलती हैं और उनको हम किस तरह यूज करते हैं. Like animal skin is used as clothes and tools. Okay, so this is the answer. What used for today? आज प्रेजेंट टाइम में एनिमल्स हमारे किस तरह यूजफुल है. क्या यूज है एनिमल्स का? मैम डॉग फॉर सिक्योरिटी. Yes. Ma'am, cattle for milk. Sheep for wool. Very good, very good. Ma'am, cow for milk. For honey. Sheep for pashmina wool. Cattle for milk. Cow giving milk. Ma'am, cow. Dog for Cards. sheep for wool. Ma'am, hand for Yes. hand for bread. Ma'am, sheep for wool. मैम Ma'am, cow for milk. Sheep and goat for milk. Yes, ma'am. Cow for milk and sheep for wool. And these for bee honey bee for honey. Nobody will answer now. This is not the correct way. आप सभी एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? One by one answer. Okay? आप आंसर अपने चैट बॉक्स में लिख दो. मुझे दिख रहा है. Honey bee for honey, cow for milk. Okay, food for getting animal products. आप सिंपली ये लिख सकते हो. Animal products हमें मिलते हैं. Next is transportation. Pulling the carts, plowing the field. These are some of the useful things that we can done by using animals. Sheep for wool. Okay. Finding out about the first farmers and herders. Now this is the important one. अब कैसे पता चला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो what are the places where they found the evidences of first herders and farmers. ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर सबसे पहले हमें क्या मिले? एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को. किनके एविडेंस? जहां पर फार्मिंग की गई और जहां पर जो एनिमल्स है जिनको डोमेस्टिकेट किया गया. Okay, turn to map 2 on page number 13. So I am going to show you the map. Observe the map carefully. Here, this is the map. Here you can see the sites which were marked in blue squares. Blue squares में जो marks आप देख रहे हैं, ये जो जगह के नाम आप पढ़ पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे. These were the sites where archaeologists found evidences of early farmers and herders. First
herders and farmers। यानी ये ऐसी जगह है जहां पर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको ऐसे कुछ एविडेंस मिले, ऐसे कुछ सबूत मिले जिनसे वो कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स आए थे। ओके, सो यू कैन सी द मैप केयरफुली। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं जो कि कश्मीर में है, दैट इज बुर्ज होम। ओके, बुर्ज होम है, यहाँ आप देख सकते हैं मेहरगढ़, चिरान, दाऊजिली, हर्डिंग, कोलधीवा, हल्लूर, ये कुछ जगह है जहां पर कि क्या मिले, एविडेंसेस मिले इनके फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। यू कैन ऑब्जर्व दिस केयरफुली, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये एविडेंसेस मिले। ठीक है, you will notice a number of blue squares, each marked as a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent, यानी पूरे सबकॉन्टिनेंट में फैले हुए। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही हमें एविडेंस मिले। Some of the most important ones are in the northwest, in present day कश्मीर। कश्मीर में जो प्रेजेंट डे में जो कश्मीर में जो साइट है दैट इज बुर्ज होम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। ईस्ट और साउथ इंडिया में जो साइट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक हेलूर है, पय्यमपल्ली है, यहाँ पे चिरान है, कोलजीवा है। भीमबेटका नहीं है बेटा, भीमबेटका तो साइट है जहाँ पे हमें बहुत पेंटिंग्स मिली थी। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स की। ठीक है, तो जो ब्लू स्क्वायर में जो मार्क है ये है वो साइट्स। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। यानी अब कैसे पता चला साइंटिस्ट को या आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहीं पर फर्स्ट फार्मर्स या हर्डर्स रहे थे, उनकी ये साइट थी या उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एविडेंसेस जो वहां से उन्हें मिले उनको स्टडी किया। अब एविडेंसेस क्या थे, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स बर्न्ड ग्रेन्स। बाय बाय मैम। प्लीज बच्चों माइक ऑन मत करो अपना। मैम ये बाय बाय मैम बोल के जा रहे हैं। यस, तो एविडेंस क्या थे, क्या सबूत मिले साइंटिस्ट को जिनसे उन्होंने रिसर्च किया, जिनसे उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो लोग रहे हैं उन्होंने फार्मिंग या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की हैं। तो वहां पर उन्हें मिले रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, यानी जले हुए अनाज के दाने मिले हैं वहां से। ठीक है, these may have been burned accidentally or on purpose। या तो ये किसी एक्सीडेंट या फिर बिना इंटेंशन से ही किसी कारण से जल गए हैं या फिर इनको उन लोगों ने जला दिया है। ओके, कोई भी रीजन हो सकता है, बट साइंटिस्ट फाउंड these remains of burnt grains। Scientists can identify these grains and so we know that and also bones. They found bones also. yes, okay students, now time is up। We will discuss this portion in the next class। Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for this.